न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। भारतीय जनता पार्टी की जो हालत चुनाव के अंदर चल रही है पहले चरण में, उससे बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं। आपको मालूम है कि ये पहला चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा साबित नहीं होने जा रहा, भले नोएडा के स्टूडियो आपको कुछ भी बताते हो। मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं आरएसएस की कार्य पद्धति पर। एक बड़े पत्रकार हैं, हमारे चैनल पर भी आते हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान के अंदर आरएसएस के लोग चुनाव से पहले पर्चियां लेकर घरों पे आते थे, पर्चियां लेकर घरों पर आते थे। इस बार नहीं आए। शायद आरएसएस जो पहले कह चुका है, एक सर्वे आया था, वो झूठ या सच, लेकिन काफ़ी चर्चा में रहा कि आरएसएस का सर्वे था कि भारतीय जनता पार्टी को फुल बहुमत नहीं मिल रहा। ये पहले आप सुन चुके हैं। और आपको याद होगा पहले आरएसएस का जो मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर, उसने भी कह दिया था कि मोदी अकेला नाम काफ़ी नहीं है। अब तो नवनीत राणा जो वो निर्दलीय लड़ी थी पिछली बार विदर्भ से, मुंबई में से, वो भी कह रहे हैं कि राम लहर नहीं है और ना मोदी की लहर है, ये लहर तो ख़त्म। अब आरएसएस जो थोड़ा चुनाव में पीछे नज़र आ रहा है, क्या इसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी का रोल अच्छा नहीं हो रहा है? उनको मालूम पड़ गया है। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, ये बात अलग है कि उनकी कोई भी दिमागी सोच हो, कोई भी उनकी मतलब जहनी एतबार से कोई भी उनका परिवेश हो, देश को वो किस प्रकार से बांटना चाहते नहीं चाहते, वो एक अलग विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो उनका दूसरा रूप है, राजनीतिक रूप है, जिसको सींचने में आरएसएस का ही काम रहा। गांधी जी की हत्या से लेकर सावरकर के बड़बोलेपन पर और सावरकर के महिमा क्या कहते हैं उसे, महिमा मंडित करने पर जो भी तमाम काम किए गए, वो इसलिए कहे गए हिंदुत्व की ज्वाला को बरकरार रखें। लेकिन वो ज्वाला तो फुकी हुई नज़र आ रही है। 102 सीट पर आपको मैं पहले बता चुका कि गोदी मीडिया के चैनल्स कह रहे हैं 70 जीत गए, 80 जीत गए, 90 जीत गए। अरे 39 सीटें तमिलनाडु की इस 102 में से, वो तो आप ही कहते हो कोई नहीं आई है उसमें। तो 102 में से अगर 39 निकालोगे तो 63 बच जाती हैं, गालिबन बच जाती है ना। अब अगर मिसाल के तौर पे राजस्थान के अंदर जो 4-5 सीटें पहले चरण में ख़त्म हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में 4-5 सीटें पहले ख़त्म हो रही हैं, बिहार में 1-2 ख़त्म हो रही हैं, महाराष्ट्र में ख़त्म हो रही हैं, उनको कौन गिनेगा साहब? तो पता चल जाता कि 102 सीटों पे जो रुझान आए हैं, जो आप लोगों की बातों से पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को नुकसान है। अब दूसरे चरण में कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी बिल्कुल लुटिया डूब जाए। अब मैं आरएसएस पर आता हूँ। आरएसएस के बारे में दोस्तों आपको मालूम है, ये इनके ऊपर आरोप है कि इनके जो अधिकारी हैं, इनके जो जिम्मेदार लोग हैं, ख़ास करके राजस्थान में, जाने के बाद आए भी नहीं हैं, मनोनीत भी नहीं है, वहाँ महामंत्री भी नहीं है। वहाँ पर्चियाँ बांटने का जो काम आरएसएस करता था, घर जाने का जो काम आरएसएस करता था, इस बार कर नहीं रहा है। क्या आरएसएस ने जो पहले अपनी आशंका जताई थी कि मोदी के नाम से काम नहीं बनेगा, वो बात ठीक है? 102 सीटों से तो ऐसे लगता है। अब बाकी 1-90 पे जो होने जा रहा है चुनाव, उसके अंदर भी हालात ख़राब हैं। इसी राजस्थान में जहां पर्चियां नहीं बांटी गई हैं, वहां दोस्तों यकीन मानिए 13 सीटों में से 2-3 सीटें तो ऐसी हैं जो कन्फर्म भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। मैं आपको उसका मुताला, यानी कि उसका जो समीकरण, उसका जो विश्लेषण है, अलग सीटों पर करके बताऊंगा 13 सीटों में क्या क्या हालात हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को उन 13 में ज़्यादातर एज है, लेकिन उसमें से 3-5 सीटें भी निकल गई और इधर 8 सीट निकल गई। तो और राजस्थान में 10 सीटें भी अगर हार गए 25 में से, इतनी बड़ी हार, कर्नाटक में 17 हार रहे हैं, हालात ख़राब है। तेलंगाना में 4 है, बचेगी भी नहीं 1 या 2, होगा क्या? तो बात यह, महाराष्ट्र के अंदर तो ये बात यह है कि विदर्भ की 10 सीटों में से बताया जाता कि 1 सीट आ रही है। 9 की 9 हार रही है भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन। शिंदे और अजीत पवार के हालात ख़राब हैं। वहाँ 25 से 30 सीटें भी लगभग इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जीतने जा रहे हैं। तो ये जो झटके लग रहे हैं, और बिहार के अंदर झटके, मैं बिहार की सीटें बताऊँगा आपको 5 अलग विशेषण करके कि किशनगंज, अररिया और कटिहार में हालात क्या हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैं तो आरएसएस पर आता हूं कि आरएसएस ने अगर पर्चियां बांटने का काम कम किया है, लोगों से मिलने का काम कम किया है, तो क्या मोदी जी को आरएसएस हटाना चाहता है? वैसे भी आरएसएस पीछे ही है। आपको मैंने बहुत पहले बताया था कि मोहन भागवत ने कहीं ये कहा कि मोदी जी जब महाराष्ट्र आए तो आया करें नागपुर। तो मोदी जी ने कहा कि मैं ज़रूर आता, लेकिन भागवत मुझसे उम्र में छोटे हैं, उन्हें मिलना चाहिए। तो मोदी जी ने दरअसल आरएसएस का भी कोई वजूद नहीं छोड़ा दोस्तों।
सच बात तो यह है, लेकिन उसकी जो रूह है, उसकी जो बुनियाद है, वो तो आरएसएस ही भरती है ना भाई। जहन को जो धार्मिक पशु बनाने का काम करती है आरोप के मुताबिक, वो आरएसएस से तो करती है, वरना यहाँ का बनिया, यहाँ का पंडित, यहाँ का ठाकुर प्याऊ लगाता है, अस्पताल चलाता है, लंगर लगाता है और धर्मशालाएँ बनवाता है। वो तो अब हुआ है कि ये मुसलमान है और ये जो है दलित है, ये वो है। वो 5000 साल की गुलामी तो दोबारा से निकल कर आई है। सावरकर मनुस्मृति की बात अब आई है, संविधान खत्म होने की बात अब आई है। अब पता चला कि 52 साल आपने तिरंगा क्यों नहीं लहराया था अपने मुख्यालय नागपुर में। अब पता चला कि सावरकर और गोडसे को आप ज़्यादा अच्छा हीरो क्यों मानते हैं। अब मालूम पड़ा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने गांधी जी के ठीक सामने लोकसभा के अंदर क्यों लगवाई थी सावरकर की तस्वीर, जबकि वो उनकी हत्या में शामिल था, भले बाद में आरोप से बरी हो गया हो। गोडसे उसी के पैर छू करके तो गया था नरसंहार करने गांधी जी का। गांधी जी का असैसिनेशन उस जमाने में क्या आलम था, बताइए आप हमें। अगर कोई गोडसे ना हो करके कोई दूसरे विशेष वर्ग का बंदा ये काम कर देता, आप यकीन मानिए भारत में जिस तरह से कांग्रेस के वक्त में सरदार और सिखों के साथ हुआ है ना, उससे कहीं बुरे हालात उस वक्त हिंदुस्तान में उस विशेष समुदाय के हो जाते। लेकिन ये समुदाय तो बराबर चल रहा है, गोडसे को मानने वाले लोग चल रहे हैं। आप हैरत कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर, कौन सा दिन होता है वो, उस पर गोलियां मारते हैं पुतला बना करके। यही यहाँ पर हिंदू समाज का व्यक्ति जब धर्म संसद लगाता है तो कहता मैं रिवॉल्वर में 3 की जगह 6 गोली मारता। अभी तक जेल नहीं गया वो, अभी तक जेल नहीं गया। ठिठाई मारते हुए हंसता है वो, डांसने में बैठा हुआ वो काला आदमी, आप यकीन मानिए वो रात दिन जहरीली बातें कर रहा है। हम तो ये कहते हैं कि मुस्लिम हो, मज़ार पे बैठा हो, या मदरसे में बैठा मौलाना या साधु के भेष में ये शैतान, अगर देश के संविधान के खिलाफ बात करते हैं, इनको जेल नहीं भेजा जाए, जेल में ही इनका ठिकाना हो, इनकी ज़बानें बंद कर दी जाएं। तो बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि आरएसएस ने क्या भारतीय जनता पार्टी का पीछा छोड़ दिया है, जो इसकी वजह से ये परिणाम आ रहे हैं। रिपोर्ट ये आ रही है, बुद्धिजीवी वर्ग और पत्रकार बता रहे हैं कि आरएसएस ने जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल अदा करना छोड़ दिया है। पर्चियों का ना बंटना, लोगों का मनोनयन का ना होना, और फिर अखबारों के ज़रिए निकाल देना कि मोदी से नहर नहीं है या इसके नाम से नहीं जीता जा सकता, या सर्वे आना, वो इस बात की तरफ इशारा दर्शाता है कि भाई मोदी जी 2024 में आने रहे। अब अगर आरएसएस ने उम्मीद छोड़ दी है या आरएसएस ने कोशिशें छोड़ दी है, तो ये तो बारीक नफ्स जानते हैं ना, क्योंकि समझ गए ये कि धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बहुत ज़्यादा समय तक नहीं बनाया जा सकता। आखिरकार सब लोग इंसान है ना, वो जान जाते हैं कि हमारा मूड क्या है। दोस्तों, खबर यह है कि चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के साथ उस रूप में खड़ा है या नहीं खड़ा। ये सवाल आपके साथ, मैंने तो आपके सामने तथ्य रख दिए। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।